Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टेस्ट नंबर 5, जो कि स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए बनाया गया राजस्थान जीके की एमसीक्यूज है। देखो, ये जो टेस्ट है वो रीड के लिए उपयोगी है, जो आर टेट होने वाला राजस्थान में उसके लिए उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और प्री बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस या राजस्थान होने वाली अन्य भर्ती जिसमें राजस्थान जीके आती है, उन सभी के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। देखिए, इसमें कुल 45 प्रश्न अपने होने वाले हैं। इससे पहले मैं कुल 4 टेस्ट ले चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो उन 4 टेस्टों को लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या फिर क्या करना, आप उनको सीधे प्लेलिस्ट में जाके आप उनको वॉच कर सकते हो। ये टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 टेस्ट ले चुका हूँ। लेकिन प्यारे साथी, देखो, इनसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पर डे देखो, आपको 8 बजे या 7:30 बजे के बीच में आपको पर डे देखने को टेस्ट मिल जाता होगा। आप पर डे मैं आपको इस टाइम पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो। 45 प्रश्न है प्यारे साथी, आप बताइएगा आप इसमें कितने राइट कर सकते हो। देखो, 45 प्रश्न के 45 उसमें टोटल प्रश्न देखिए, हर एक के 4 ऑप्शन होते हैं। मैं उन 4 ऑप्शन पर एनालाइसिस के साथ पढ़ाता हूँ। आपको कम से कम यहाँ से 200 प्रश्न कम से कम कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं। 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग आपका 50 मिनट का ये टेस्ट होता है। आपका कितने 50 मिनट का टेस्ट होता है। तो प्यारे साथी, देखो, जो आपका टेस्ट नंबर 4 था वो मैंने कल लिया था, उसमें आपका रेस्पॉन्स था थोड़ा कम देखने को मिला। आपका रेस्पॉन्स होना चाहिए कम से कम इस टेस्ट में आपका 50 लाइक का रेस्पॉन्स, यानी कि 50 लाइक आपके इसमें करवाने हैं आपको, ये आपकी जिम्मेदारी। चलिए, अब हम अपने टेस्ट को शुरुआत करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, देखो, कि राज्य की दूसरी सबसे जो चोटी है, सर्वोच्च, वो शेर है, किस जिले में स्थित है। देखो, राजस्थान की जो सबसे ऊंची दूसरी चोटी है वो शेर है, वो किस जिले में, बताइए। राजसमंद में, सिरोही में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में। तो देखिए प्यारे साथियों, जो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है दूसरी, वो शेर है, जो कहाँ पर है, वो आपकी सिरोही में स्थित है। कहाँ पर, सिरोही में। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन इसको समझना क्या, देखो, राजस्थान में जो सबसे बड़ी चोटी आती है, जो पहली चोटी है, सबसे बड़ी या फर्स्ट चोटी आती है, वो आती है गुरु शिखर। कौन सी आती है, गुरु शिखर। आप ध्यान से समझिएगा, कौन सी आती है, गुरु शिखर। जो कहाँ पड़ती है, आपको देखा जाए तो ये भी आपकी सिरोही में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ये भी आपके कहाँ पड़ती है, सिरोही में ही पड़ती है, राइट। उसके बाद देखो, इसकी अगर आप पूछ जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 1722 मीटर या 1727 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। उसके बाद देखो, दूसरे नंबर पर आती है आपकी शेर। कौन सी आती है आपकी दूसरे नंबर पर, जो आपकी चोटी आती है वो आती है शेर। कौन सी आती है, शेर आपकी। देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। वो आती है आपकी शेर। ये कहाँ है आपकी, ये भी आपकी सिरोही में। कहाँ पर है, ये भी आपकी सिरोही में। तो ये आपकी चोटी, अगर उससे पूछ जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 1597 इसकी ऊंचाई, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई। अगर आपसे पूछे कि तीसरी राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो प्यारे साथी वो आती है जरगा। कौन सी आती है, वो आती है जरगा। लेकिन ये चोटी आपकी कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर है, ये आपकी चोटी उदयपुर में। इसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई जो आती है वो आती है 1431 मीटर। कितनी आती है, 1431 मीटर प्यारे साथ इसकी ऊंचाई थी। अब देखिएगा, देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई आपको, देखो, ये आपको उसकी ये वाली सिस्टम उसका, यानी गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें सिरोही जिले में उसकी ऊंचाई इतनी है, यानी कि 1722 या 1727 मीटर उसकी ऊंचाई है। दूसरी आती है शेर, जो कि वो भी आपके सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1700, सॉरी कह सकते हम 1597 मीटर उसकी ऊंचाई। तीसरी चोटी आती है आपकी जरगा। कौन सी आती है, जरगा, जो कहाँ पर है, उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो प्यारे साथी, जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरोही में ये शेर, जो राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, वो कहाँ पर है, वो आपकी सिरोही जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, भौराट का पठार की सर्वोच्च चोटी। देखो प्यारे साथियों, इस चीज में आपको समझना, भौराट का पठार, देखो, एक होता है भौराट का पठार, एक होता है बोमट का पठार। देखो, एक होता है बोमट का पठार और एक होता है भौराट का पठार। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भौराट के पठार कहाँ पर है और बोमट का पठार कहाँ पर। लेकिन पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इनके बारे में एनालाइज से पढ़ेंगे। देखो, बौराट के पठार सबसे सर्वोच्च चोटी बतानी आपको, जरगा है, अचलगढ़ है या शेर है
या गुरु शिखर है? बताइए प्यारे साथियों, बहोराट की जो पठारी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहोराट के पठारी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी? जरगा, जिसकी अगर आपको ऊंचाई पूछी जाए कितनी है? 1431 मीटर। लेकिन देखो एक होता है, देखो ये तो हो गया अपना भौराट का पठार जो कहाँ पर है? जरगा, यानी कि उदयपुर हम कह सकते हैं। कहाँ पर है ये उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र में वहाँ पर ये स्थित है भौराट का पठार। लेकिन अब इसको चीज़ को समझना है। यहाँ पर देखो एक मैंने बताया था आपको भौमट का पठार, कौन सा बताया था? भौमट का पठार। भौमट का पठार देखो ये आपका पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और चित्तौड़गढ़ का और भीलवाड़ा का जो एरिया वहाँ पर पड़ता है भौमट का पठार। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ की जो मध्य से मान लो ये तो आपका भीलवाड़ा हो गया, ये आपका प्रतापगढ़ हो गया, ये आपका उदयपुर हो गया, सॉरी वो चित्तौड़गढ़ हो गया। इनके जो मध्य जो बीच का एरिया इनके टच में पड़ता तीनों में, ये होता है भौमट का पठार, यहाँ पड़ता है। राइट। उसके बाद देखो इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो क्या? देखो अब उसके बाद आपका आता है एक और पठार आता है, एक आता है ऊडिया का पठार। देखो आपके 3-4 पठार वो क्लियर हो जाएंगे। ऊडिया का पठार। राइट। अब ये ऊडिया का पठार कहाँ? तो प्यारे साथी ये जो ऊडिया का पठार है ये आपके पड़ता है सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। राइट। ये आप ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? ऊडिया पठार सिरोही में पड़ता है। और ये गुरु शिखर की तलहटी के नीचे बना हुआ, गुरु शिखर जो चोटी है उसकी तलहटी में ये बना हुआ है। कौन सा? ऊडिया का पठार। तो आपके यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ की जो भौमट का भौराट का पठार है वो उदयपुर में कितना? 1431 मीटर की ऊंचाई। जरगा की जो सबसे ऊंची चोटी है शेर की आपको बता रहा कि मैंने कितनी 1570 में भी बताई थी आपको। और अचलगढ़ की कोई शायद ऊंचाई खास है नहीं तो इसके इतना उल्लेख मिलता नहीं। भौमट पठार प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जरी जगहों में मिलता है। और ऊडिया पठार सिरोही में जिसकी सब किसकी तलहटी में बना हुआ है? ये बना ऊडिया का पठार गुरु शिखर इस चोटी की तलहटी में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिवाना दुर्ग किन पहाड़ियों से घिरा हुआ? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो सिवाना दुर्ग है उन किन पहाड़ियों से घिरा हुआ। देखो सिवाना दुर्ग आपका, देखो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हल करके इसका क्या आंसर होगा। देखो बताइए, जरगक पर्वत या नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ, ऐसराना पर्वत। तो प्यारे साथियों देखो जो अपना सिवाना दुर्ग है ये घिरा हुआ है यहाँ पे 56 की पहाड़ियों से। किन पहाड़ियों से? 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन को समझना। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका राइट आंसर ये हो गया, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो समझना क्या क्या बनते हैं। देखो आपका जो ये सिवाना दुर्ग है ना ये बना हुआ बाड़मेर में। कहाँ पर है? ये आपका बाड़मेर जिला में। किसमें? ये बाड़मेर जिला में, जो कि 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ। किसकी पहाड़ियों से घिरा हुआ? 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ। अब आपका क्वेश्चन आता है, देखो जरगा पर्वत ये आपको पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? ये आपको पड़ता है उदयपुर में। राइट। नाकोड़ा पर्वत देखो ये भी वैसे तो नाकोड़ा पर्वत ये आपको बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये भी वैसे आपका बाड़मेर में पड़ता है। अब कहीं कहीं इसको आपको जालौर भी मिल जाएगा पढ़ने को। कहाँ मिल जाएगा? जालौर भी आपका पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो नाकोड़ा पर्वत आपको कहाँ पर? बाड़मेर में। लेकिन देखो यहाँ से समझना क्या चीज़ मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ। देखो ये 56 की पहाड़ियाँ, अभी तक आपने पढ़ा होगा 56 का मैदान, आपने अभी तक पढ़ा होगा 56 का मैदान। 56 का जो मैदान है प्यारे साथी वो आपके पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो एरिया वहाँ पर पड़ता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जो एरिया वहाँ पर पड़ता है आपका 56 का मैदान। अब ध्यान रखना 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आपकी 56 पहाड़ियाँ बाड़मेर में, और 56 का मैदान आपका प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एरिया के बीच में घिरा हुआ एरिया क्या है? वो आपका पड़ता है 56 का मैदान। तो प्यारे साथियों जरगा पर्वत आपको पता है कहाँ पर? जरगा पर्वत अगर आपसे पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी, जरगा पर्वत की जो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? देखो पथरीला, देखो पथरीला जो मरुस्थल होता है इनको एक भाषा में कहा जाता है हमदा। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ है। हमदा भी इनको कहा जाता है, हमदा या हमदा, यानी कि हमदा भी कहा जाता है। हमदा, हमदा या फिर हमदा भी इनको कहा जाता है। जो पथरीला मरुस्थल होता है उनको हमदा या हमदा भी कहा जाता है। बताइए कहाँ पर है? बाड़मेर या जैसलमेर में, बाड़मेर या पाली में, सीकर या झुंझुनू में, श्री गंगानगर या हनुमानगढ़ में। तो प्यारे साथी देखिए जो पथरीला मरुस्थल या हमदा है वो आपके बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। क्योंकि देखो झुंझुनू में और सीकर में कोई मरुस्थल है ही नहीं, इधर आपका हनुमानगढ़ में कोई मरुस्थल नहीं है, इधर आपके
पाली में कोई मरुस्थल नहीं है, लगभग इतना मरुस्थल नहीं है, बाकी सर्वाधिक मरुस्थल बाड़मेर और जैसलमेर में ही आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सीधा ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो वही क्वेश्चन आ गया, हम्माद किसे कहा जाता है। देखो हम्माद कह लो या फिर हमदा कह लो, देखो मैं आपको बता रहा था, या तो इनको हमदा कह लो या हमदा कह लो, बात वही है। या चाहे ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोलो हम्माद, या फिर ऐसे बोलो, बात वही है, मैं आपको बोल रहा था। तो बताइए किसे कहा जाता है, ये पथरीले मरुस्थल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पथरीले मरुस्थल कहा जाता है। और जो कहाँ पाया जाता है पथरीला मरुस्थल, आपको पता होगा बाड़मेर और जैसलमेर में पाया जाता है। बाड़मेर प्लस जैसलमेर में पथरीला मरुस्थल आपका पाया जाता है, राइट। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। और देखो ना तो गाय की किस्म है, ना ये आभूषण का प्रकार और ना ही ये ओढ़नी का प्रकार है, बल्कि क्या है, पथरीला मरुस्थल का प्रकार कहा जाता है हमदा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह है। देखो चित्तौड़गढ़ का किला, जिनको कह सकते हैं हम गढ़ों का सिरमौर बोला जाता है। चित्तौड़ का जो किला है इनको गढ़ों का सिरमौर बोला जाता है, गढ़ों का सिरमौर बोला जाता है इसको। गढ़ों का सिरमौर किसे बोला जाता है, गढ़ों का सिरमौर बोला जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो अब हमको बताना है ये किस पर्वत या पठार पर निर्मित है, बताइए। मालखेत का पठार, बौराट का पठार, मेसा का पठार या लसाड़िया का पठार। तो प्यारे साथी देखो इस चीज़ को समझना, यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या थी, देखो ये थी कि ये किस पठार पर निर्मित है। देखो जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है ये हमारे बना हुआ है मेसा के पठार पर। किस पर बना हुआ है, मेसा का जो पठार है उस पर निर्मित है। और मेसा के जो पठार की जो कह सकते हैं हम जो ऊंचाई है वो आती है 620 मीटर। कितनी आती है, 620 मीटर। लेकिन भौराट के पठार की देखो कितनी ऊंचाई है, वो आती है 600 मीटर। ये भी आप ध्यान रखना। देखो मैं आपको हर चीज़ को हालांकि बल्कि बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखो आपका मेसक पठार की ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर, और बौराट के पठार की कितनी है, 600 मीटर ऊंचाई है। चित्तौड़ को गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर जो प्रथम शाखा हुआ था, देखो यहाँ पर युद्ध हुआ था जिसमें प्रथम जो शाखा हुआ था, प्रथम जो शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ में वो हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था, 1303 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, 1303। रतन सिंह के और उसके मध्य हुआ था, क्या नाम उसका, रतन सिंह अलाउद्दीन खिजली के मस्त मध्य हुआ था ये 1303 ईस्वी में, राइट। उसके बाद देखो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है ये किन नदियों के संगम पर बना हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चित्तौड़गढ़ का जिला है वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ। तो प्यारे साथी ये बना हुआ है अपना, कह सकते हैं हम वो चंबल, क्या, एक मिनट रुकिएगा, ये बना हुआ आपका बामनी और बेडच नदी के ऊपर। एक सेकेंड रुकिएगा, देखो कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड। ये आपका बना हुआ है, जो बना हुआ है ये बना हुआ आपका बेडच और बामनी नदी के, बेडच क्या, वो गंभीरी और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है, राइट। गंभीरी और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है, राइट। अब आपका देखो यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। देखो इसका जो पहला शाखा हुआ था वो 1303 ईस्वी में हुआ था, राइट। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ था, 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिजली और रावल रतन सिंह के मध्य, जिसमें अलाउद्दीन खिजली की इसमें जीत हुई थी। और इसका, और यहाँ रानी पद्मावती थी, उसको यहाँ पर जौहर करना पड़ा, राइट। और इसको गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और ये मेसा के पठार पर स्थित है, 620 उसकी कह सकते हैं ऊंचाई है। बौराट का पठार है वो कितने, 600 ऊंचाई उसकी। अब देखो अब क्वेश्चन बनते कि मालखेत का पठार कहाँ है। देखो मालखेत की जो पहाड़ियाँ वो आपके सीकर जिले में, कहाँ पर है, सीकर जिले में, राइट। और लसाड़िया का पठार आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, राइट। रश्मि तहसील के आसपास ये पठार पड़ता है, लसाड़िया का पठार। और मालखेत की पहाड़ी पड़ती है सीकर जिले में। लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेसक पठार 620 मीटर ऊंचाई पर, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पर निर्मित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग, देखो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ, मारवाड़ की पहाड़ी पर, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर, कायलान की पहाड़ी पर या मंडोर की पहाड़ी पर। तो प्यारे साथी देखो जो ये तो दुर्ग बना हुआ है ये बना हुआ है चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। किस पर बना हुआ, ये बना हुआ है चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। अब देखो चित्तौड़गढ़, कहा जोधपुर में कैसे, कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूंक पहाड़ी पर ही बना हुआ है। तो देखो अब इसमें देखो मंडोर की पहाड़ी पर और कायलाना की पहाड़ी पर, मारवाड़ की पहाड़ी, ये कोई पहाड़ियाँ नहीं है, ये बस ऑप्शन बना दिए गए हैं। बाकी इसमें जो राइट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा अपना
मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र को मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? बताइए राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? बताइए शेखावाटी क्षेत्र में, हाड़ौती पठार में, दक्षिण अरावली में, माही बेसिन में। तो प्यारे साथी देखो, इसको भी यहाँ से क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखो मुकुंदरा हिल्स आपने नाम सुना होगा, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स जो आपका पड़ता है वो पड़ता है कोटा में, कोटा और जहालाबाड़ में आपका पड़ता है, कोटा और जहालाबाड़ में आपका ये पड़ता है मुकुंदरा हिल्स। अब देखो इस मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है, वो आपका हाड़ौती पठार में, क्योंकि आपका कोटा और बारा कहाँ पड़ते हैं, वो आप कोटा और जहालाबाड़ आपका हाड़ौती पठार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ से समझना क्या, जो मुकुंदरा हिल्स है, देखो आपको पता होगा मुकुंदरा हिल्स को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है 2014 में। कब किया गया था? 2014 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसको किया था। किसने किया था? श्रीमती वसुंधरा सिंधिया ने इसको किया था। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आपकी कोटा और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ किस में आते हैं? आपके हाड़ौती पठार में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन देखो शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं आपके सीकर आता है, एक तो सीकर जिला आता है, चूरू आता है और झुंझुनू आता है। कौन सा आता है? झुंझुनू आता है। उसके बाद देखो माही बेसिन, माही बेसिन में आपका देखो एक आता है आपका डूंगरपुर आता है, और एक आपका इसमें आता है डूंगरपुर आता है, एक आपका इसमें बांसवाड़ा आता है। कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। और आपका दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली में आपका कौन सा आएगा? उदयपुर आ जाएगा, और इधर आपका बांसवाड़ा इसमें आ जाएगा, राइट। इसमें ये आपके सिस्टम होता है। देखो माही बेसिन में कौन कौन से आएंगे? माही बेसिन में आप कह सकते हो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाएंगे, और दक्षिण अरावली में आपके उदयपुर और बांसवाड़ा आ जाएंगे, हाड़ौती पठार में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शेखर, सीकर, चूरू, झुंझुनू आपके आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? देखो जो सिरोही जिला उसमें तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से, गिरवा के नाम से, मोराट के नाम से, या फिर ऊपर माल के नाम से? तो प्यारे साथी देखो समझना, ये जो सिस्टम है ना, ये देखो इस सिरोही नहीं है बल्कि यहाँ पर, हाँ इस सिरोही जिले में किसके तीव्र किसको कहा जाता है ये आपको बताना। देखो अभी तक आपने देखो इसका जो राइट आंसर समझना वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? भाकर। लेकिन आपने जो अभी तक पढ़ा होगा ना वो शायद ऐसे पढ़ा होगा कि यहाँ पर उदयपुर पढ़ा होगा। अब ध्यान रखना, देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं। उदयपुर जिले में जो कटी पटी युक्त पहाड़ियों उनको कहा जाता है गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है उनको, ना कि भाकर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाकर कहा जाता है। सिरोही में जो कटी पटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहा जाता है भाकर, और जो उदयपुर में कटी पटी उनको कहा जाता है गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा। अब ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप इनमें कन्फ्यूज मत होना, सिरोही जिले में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए भाकर, और उदयपुर में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गिरवा। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आप क्या आंसर कौन सा मान रहे हो इसमें ना। चलिए अगला आता है, बौराट का पठार स्थित है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बौराट का पठार स्थित है। मैंने आपको बताया था जो बौराट का जो पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 600 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 600 मीटर। लेकिन अब आपको बताना है किन के मध्य स्थित है भाई? रघुनाथगढ़ या नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ या देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ या गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ या नाहरगढ़ के मध्य। तो प्यार साथ देखो ये जो बौराट का पठार है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? ये आपका उदयपुर में स्थित है। उदयपुर, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका उदयपुर में स्थित, राइट, ये आपका उदयपुर में स्थित है। अब देखना, देखिए रघुनाथगढ़ आपका पड़ता है सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में, तो ये तो होगा नहीं। नाहरगढ़ आपको पड़ता है जयपुर में, तो ये भी नहीं होगा। बाकी अचलगढ़ आपको पड़ता है सिरोही में, ये भी नहीं होगा। देलवाड़ा आपको पड़ता है सिरोही में, ये भी नहीं होगा। जयगढ़ आपको पड़ता है जयपुर में, ये भी नहीं होगा। नाहरगढ़ आपको पड़ता है जयपुर में, ये भी नहीं। गोगुंदा आपका उदयपुर में पड़ता है, और कुंभलगढ़ आपका पड़ता है राजसमंद में। यही पूछा रहा बोमट जो बौराट का पठार कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित। ऑप्शन नंबर बी आप सी आपका राइट हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। देखो जो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसके दो भाग कौन कौन से वो बताने, ऊपर माल का पठार एवं बौराट का पठार, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार, पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। देखिएगा जो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है इसके जो दो भाग माने जाते हैं वो माने जाते हैं विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको अगर नहीं पता आप इसको लिख भी सकते हो। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी मैं इन बात सब आपको बता चुका हूँ, बौराट पठार क्या है, ऊपर माल क्या है, ये आपको सब मैंने बता दिए। बाकी यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग कितना। देखो आपको बताना है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। पता है 2.35 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.52 लाख वर्ग किलोमीटर, या 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 2.13 लाख वर्ग किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। प्यारे साथी देखो जो पश्चिमी मरुस्थल है ना ये लगभग 60% कह सकते हो, या फिर इसको 2/3 कह सकते हो। कुल क्षेत्रफल का 60% या फिर 2/3 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। ये आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो यह तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 60% से अधिक, या फिर आपको 2/3 पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था सुंडा पर्वत स्थित है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना छोटा उतना खोटा। सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है बताइए। जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नागौर में। अब देखो जालौर में। अब आपके बहुत से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सुंडा पर्वत है वो आपके उदयपुर में स्थित है। देखो उदयपुर में स्थित है, लेकिन वो आपके क्वेश्चंस गलत है। वो आपका उदयपुर में नहीं है, बल्कि सुंडा जो पर्वत है राजस्थान में वो आपके कहाँ पर स्थित है, वो आपके जालौर में स्थित है। कहाँ पर, जालौर में स्थित। आपने सुना होगा सुंडा माता का मंदिर, तो सुंडा माता का जो मंदिर है ना वो इसी पर्वत पर बना हुआ है। सुंडा माता का मंदिर जो सुंडा माता का जो मंदिर है वो इसी पर्वत पर बना हुआ है। माता का जो मंदिर है ना वो इसी पर्वत पर बना हुआ सुंडा माता का मंदिर। अब आपने सुना होगा कि प्रथम जो रोपवे चलाया गया था वो सुंडा माता मंदिर पे, सावित्री मंदिर और सुंडा माता का जो मंदिर चलाया गया था वो इसी जगह चलाया गया था। सुंडा माता प्रथम रोपवे जो चलाया गया राजस्थान में वो यहीं पर चलाया गया था सुंडा माता के मंदिर पर, जो कहाँ पर है, जालौर में स्थित है। अगर आपसे तहसील पूछे तो आप मान जाना भीनमाल तहसील आपकी मानी जाती। कौन सी, भीनमाल तहसील में पड़ता सुंडा माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आता त्रिकुट पहाड़ियाँ राजस्थान किस जिले में स्थित है। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि त्रिकुट की जो पहाड़ियाँ राजस्थान किस जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, बताइए चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, उदयपुर में, या जालौर में। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो प्यारे साथी त्रिकुट की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर जिले में स्थित है। आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राज्य का कौन सा शहर है। देखो कर्क रेखा के जो नज़दीक सबसे शहर कौन सा है आपको बताना। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या जयपुर। देखिए जो कर्क रेखा का सर्वाधिक जो नज़दीक जो शहर माना जाता है वो माना जाता है बांसवाड़ा। अब देखिएगा बांसवाड़ा, देखो मैं आपको फिर एक मैप बनाता हूँ हल्का राजस्थान का। देखो कुछ इस प्रकार राजस्थान का कुछ मान लो नीचे से दक्षिण से ऐसे बना हुआ है, ये आपका पड़ता है। देखो अब मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका पड़ेगा बांसवाड़ा और ये आपको पड़ गया डूंगरपुर। राइट, ये आपका डूंगरपुर है। अब कर्क रेखा पता ऐसे निकल के जाती है, ये कर्क रेखा ऐसे, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। राइट, अब समझना ये आपका और ऐसे यूं आपका वो है, फिर यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ है, फिर ये प्रतापगढ़ है, फिर आपका ये उदयपुर, ऐसे प्रकार से बना हुआ है। लेकिन अब इसको समझना सिस्टम क्या, देखो ये कर्क रेखा है यहाँ से। अब इसमें पूछा सबसे नज़दीक शहर है, तो देखो इसके तो मध्य का जारी निकल बांसवाड़ा के और डूंगरपुर के टच होकर जारी सीमा को। इसकी जो देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, देखो कलर चेंज कर लेते हैं फिर समझ में आएगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसकी लंबाई टोटल 26 किलोमीटर, कितनी है 26 किलो। देखो एक क्वेश्चन को समझना, 26 किलोमीटर यहाँ से लंबाई इसकी, यहाँ से लेकर राजस्थान में टोटल लंबाई कर्क रेखा कितनी, 26 किलोमीटर। राइट, उसके बाद
कर्क रेखा की सीधी जो किरणें कहते हैं सूर्य की सीधी किरणें, इनकी सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी जो किरणें पड़ती हैं, एक मिनट रुकिएगा, जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वो पड़ती हैं अपनी बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ती हैं? वो आपके बांसवाड़ा जिला में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में पड़ती है, क्योंकि बांसवाड़ा सबसे नज़दीक जिला है। और लेकिन तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तिरछी तिरछी जो किरणें पड़ती हैं वो सबसे जो उत्तर में जो जिला है यहाँ पर कह सकते हैं, उत्तर में जो अपना जिला है वो कौन सा है? वो उत्तर में जिला हमारा श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर है। तो श्री गंगानगर में पड़ती हैं तिरछी किरणें और सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं आपकी सूर्य कहाँ पर? बांसवाड़ा जिला में। राइट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से समझना है कि सबसे नज़दीक जो शहर है वो आपका पड़ता है बांसवाड़ा, और सबसे दूर जो शहर वो कौन सा है? वो आपका पड़ता है श्री गंगानगर। समझे दोनों तीनों क्वेश्चनों को? सबसे नज़दीक शहर आपका बांसवाड़ा पड़ता है और सबसे दूर पड़ता है आपका श्री गंगानगर। राइट, अब देखना 26 किलोमीटर दूरी तय करती है राजस्थान में, दो जिलों को टच करते हैं, एक जिले के मध्य कर जाती है और दूसरे जिले की सीमा को छूते हुए जाती है। कर्क रेखा 26 किलोमीटर दूरी तय करती है राजस्थान के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो 16वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में जयराज पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? देखो बहुत अच्छी प्रश्न है, जयराज की जो पहाड़ियाँ राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताइए, सिरोही में या फिर आपके जालौर में या सीकर में या अजमेर में? तो प्यारे साथियों, जो जयराज की जो पहाड़ियाँ राजस्थान में वो अपने सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में स्थित है। और इनकी अगर आपसे वो पूछे ऊंचाई कितनी, तो 1090 मीटर इनकी ऊंचाई कहाँ पर है? 1090 मीटर इनकी ऊंचाई मानी जाती है। देखो अजमेर में आपकी पड़ती है नाग पहाड़ी। कौन सी पड़ती है? आपकी नाग पहाड़ी, जहाँ से आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है। नाग पहाड़ी कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। सुंडा पर्वत आपका जालौर में पड़ता है। सीकर में आपकी रघुनाथगढ़ की जो रघुनाथ पर्वत पड़ता है, कौन सा? रघुनाथगढ़ की जो चोटी है, रघुनाथगढ़ की जो चोटी, रघुनाथगढ़ पर्वत आपका कहाँ पड़ता है? आपका पर्वत पड़ता है सीकर में। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो जयराज पहाड़ी वो सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए 17 नंबर प्रश्न, सिरोही में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी? देखो सबसे अच्छा प्रश्न है कि जो सिरोही में जो स्थित है अचलगढ़ चोटी उसकी ऊंचाई कितनी? बताइए। 1052 मीटर, 1380 मीटर, 1090 मीटर, 1051 मीटर। तो प्यारे साथियों, जो सिरोही में स्थित जो अचलगढ़ की जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 1380 मीटर कितनी मानी जाती है? 1380 मीटर मानी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18 नंबर प्रश्न होता है, जालौर व बालोतरा के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला? देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बालोतरा आपको पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? यहाँ आपको पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? यहाँ आपको पड़ता है बाड़मेर में। अब आपको बताना इनके मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला? बताइए। त्रिकुट पर्वत श्रृंखला है, मालानी पर्वत श्रृंखला है, अचलगढ़ पर्वत श्रृंखला है या ऋषिकेश पर्वत श्रृंखला है? बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपके जालौर और आपके बाड़मेर यानी बालोतरा के मध्य? तो प्यारे साथियों देखो, जो इनके जो मध्य जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी मालानी पर्वत श्रृंखला। कौन सी? मालानी पर्वत श्रृंखला। देखो जालौर और बाड़मेर के मध्य जो स्थित है वो मालानी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो आपका अचलगढ़ पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पड़ती है? आपकी सिरोही में पड़ती है। ऋषिकेश आपका उदयपुर में पड़ती है और त्रिकुट आपकी कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। ये चीज़ आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, इनको अच्छे से आपने रीड भी कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 आता है, उत्तरी पश्चिम मरुतल क्षेत्र की जलवायु कैसी? देखो ये जलवायु प्रश्न है। देखो पहले जलवायु पढ़ने से पहले ना आपको एक बार मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है कि आप एक बार कह सकते कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अवश्य पढ़ लीजिएगा। कोपेन का पढ़ लीजिएगा, एक ट्री वार्ता का पढ़ लीजिएगा। ये दो ऐसे कह सकते हैं हम जलवायु विख्याता हुए थे जो उन्होंने वैज्ञानिक, एक ट्री वार्ता हुआ था और एक हुआ था थार्नवेट। अगर आप थार्नवेट का पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात, थार्नवेट का भी पढ़ लो आप। थार्नवेट देखो, एक मिनट रुकिएगा, ये थार्नवेट है, इसका भी पढ़ लो तो आप बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप इन दोनों का तो पढ़ ही लीजिएगा। देखो कोपेन का और ट्री वार्ता का पढ़ लो तो बहुत अच्छा। बाकी आपको टाइम मिले तो इसका पढ़ लें, थार्नवेट का। इन तीनों ने ही राजस्थानी जलवायु को वर्णन किया था। किसी ने वनस्पति का आधार पर किया था, किसी का आधार पर, किसी ने मिट्टी का आधार पर किया, किसी ने वनस्पति का आधार पर, किसी ने जनसंख्या का आधार पर। ऐसे इन्होंने वर्गीकरण किया जलवायु का। लेकिन प्यारे साथियों देखो,
आपका जो मेन जो माना जाता है ना, वो माना जाता है आपका जलवायु वर्गीकरण किसका, कोपेन का सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मेरा खुद का मानना है अगर आप इसका कोपेन का और ट्रीवार्ता का और थानवेड का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना चाहते हो ना, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो कल का जो वीडियो होगा अपना वो इन्हीं जलवायु के ऊपर होगा। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आप इन्हीं की संबंधित चीज़ों को पढ़ सकते हो। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। तो देखिए उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, यानी कि हमारा उत्तरी पश्चिम जो मरुस्थल लगभग आता है वो आता है आपका जैसलमेर का, और आपका आता है बीकानेर का, और कुछ हिस्सा आ जाता है आपका, कह सकते हैं हम, आपका आ जाता है श्री गंगानगर वाला। तो उसमें शुष्क जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। शुष्क जलवायु आपकी पड़ती है। चलिए अगला, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक बार कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अवश्य पढ़ लीजिएगा। कोपेन का तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि आपका जलवायु से हर पेपर में 1 या 2 प्रश्न आने के पूरे चांस रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखो आता है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जलवायु कैसी। देखो मध्यवर्ती अरावली मतलब है कि आपसे सिंपली भी पूछा रहा है कि आपकी जो मध्यवर्ती में पड़ता है वो पड़ता है अजमेर। कौन सा पड़ता है, मध्य पर्वत जो अरावली उसमें मेन पड़ता है अजमेर जिला पड़ता है। तो आपसे अजमेर की ही पूछी जा रही है, समझ लीजिएगा। बताइए अजमेर जिला की अरावली जो पर्वत श्रृंग मध्य की जो जलवायु कैसी, शुष्क है या फिर आपकी आर्द्र है या फिर अति आर्द्र या उप आर्द्र है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना मध्य अरावली जो चोटी की जो कह सकते हैं अरावली की जलवायु वो कैसी है, उपाद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न आप सामने आता है कि निम्न में से राज्य का कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो रेड क्लिफ से जो दूरी पर स्थित है इसके बारे में चर्चा, लेकिन पहले हम रेड क्लिफ के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर ये रेड क्लिफ है क्या। देखो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, आपको सभी को पद विदित इस चीज़ का। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को इन सीमाओं का निर्धारण किया गया था। तो जब उस समय रेड क्लिफ रेखा का भी निर्धारण किया गया था। ध्यान रखना रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने इस रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने अपने नाम पर इस चीज़ का निर्धारण किया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य यानी कि पाक और प्लस इंडिया के मध्य इसको रखा गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य इसको रखा गया। कब रखा गया, 17 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। अब राजस्थान के इस रेड क्लिफ रेखा से कुल 4 जिले टच होते हैं। कितने होते हैं, 4 जिले। लेकिन पाकिस्तान के जो जिले टच होते हैं इससे वो होते हैं कुल 9 जिले टच। अब कैसे कैसे होते हैं, अब इसके लिए देखो आपको क्या कि इसका पूरा वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आएगी कि राजस्थान के कौन कौन से जिला करते हैं। अब देखिए मैं आपको हल्का सा वो वर्गीकरण बताता हूँ जिसमें राजस्थान के, देखो ये जो वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। देखो पाकिस्तान के लगते हैं कुल 9 जिले। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान कितने लगते हैं, 9 जिले। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो पाकिस्तान से जो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं और उधर से पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं। प्रांत कौन कौन से थे, देखो एक तो था अपना पंजाब प्रांत। कौन सा था, पंजाब प्रांत था। और एक था आपका सिंध प्रांत। कौन सा था, सिंध प्रांत। ये 2 प्रांत लगते हैं पाकिस्तान के। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। पंजाब प्रांत और एक होता है सिंध प्रांत। अब ध्यान समझना जो राजस्थान में जो पंजाब प्रांत है उसके जो, देखो ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि राजस्थान की, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ से पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। अब 9 जिले में से 3 जिले तो लगते हैं आपके पंजाब प्रांत से और 6 जिले लगते हैं आपके सिंध प्रांत से, टोटल लगते हैं 9। लेकिन अब यहाँ से समझना जो चीज़ समझने की वो क्या, देखो पंजाब जो प्रांत है ना इससे राजस्थान के जो जिले टच होते हैं, सॉरी पाकिस्तान के जो राजस्थान जिले टच होते हैं 3। अब कौन कौन से होते हैं, देखो वो होते हैं आपके बहावल नगर। कौन सा होता है, एक होता है देखो बहावल नगर। मैं आपको ध्यान से अच्छे से लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बहावल नगर एक आप होता है, बहावल नगर। दूसरा जो आपका होता है वो होता है बहावलपुर। ये आपके एक जिला और लगता है आपका रहीम खान। देखो एक लगता है रहीम यार खान। कौन सा लगता है, रहीम यार खान। ये आपके लगते हैं आपके 2 जिले, यानी कि एक तो देखो आपका लगता है, देखो मैं समझना, एक तो लगता है बहावल नगर लगता है, एक लगता है बहावलपुर लगता है, और एक लगता है रहीम यार नग खान। देखो रहीम यार खान, ये 3 जिले लगते हैं पंजाब प्रांत से। अब 6 जिले लगते हैं सिंध प्रांत से। एक लगता है आपका देखो गोटकी। कौन सा लगता है, गोटकी लगता है। एक आपका लगता है सुक्कर, यानी कि एक कौन सा लगता है,
शुक्र आपका लगता है और एक लगता है खैरपुर, एक आपका लगता है खैरपुर। आप इनको देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। खैरपुर लगता है आपका और एक लगता है संगम यानी कि संघर लगता है। 4 हो गए। एक आपको लगता है अमरकोट यानी कि उमरकोट, कौन सा लगता है उमरकोट, या इसको अमरकोट भी बोला जाता है। और एक आपको लगता है थार पारकर, कौन सा लगता है थार पारकर। देखो ये जो 6 जिले, देखो 3 इधर लगते हैं सिंध पंजाब प्रांत से और 6 लगते हैं सिंध प्रांत से। 6 के 6 जिले ही पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, जो कि रेड क्लिफ रेखा है। अब इस रेड क्लिफ रेखा से राजस्थान के लगते हैं 4 जिले और पाकिस्तान के लगते हैं 9 जिले। अब 9 जिले में से भी कैसे पंजाब प्रांत के 3 लगते हैं और 6 लगते हैं सिंध प्रांत के। राइट, समझ में आई ये बातचीत। अब देखना आगे क्या होता है, आगे एक सिस्टम समझना। देखो अब आगे का जो सिस्टम है वो समझो एक बार। देखो अब हमसे पूछ जा रहा है कि राजस्थान कौन से रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो प्यारे साथी, जो राजस्थान का सर्वाधिक जो दूरी पर स्थित है वो है आपका कौन सा, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर जो शहर है यानी कि मुख्यालय राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक दूर है। अब देखो ये तो रहा दूर, अब समझना। अब नजदीक आपसे पूछे कि सबसे नजदीक कौन सा, तो आपका श्री गंगानगर है। सबसे नज़दीक आपका गंगानगर है और सबसे दूर बीकानेर है। अब एक एक बार इनकी देखो। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान टोटल लंबाई लगती है 1070 किलोमीटर की दूरी रेड क्लिफ रेखा की दूरी है राजस्थान के अंतर्गत। अब इनको एक बार समझ लेते हैं किस किस जिले की कितनी लगती है। तो देखो जो बाड़मेर जो अपना जिला है ना, बाड़मेर, इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है 228 किलोमीटर। कितनी लगती है, 228 किलोमीटर। बीकानेर लगती है 168 किलोमीटर। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। अपना जैसलमेर इसकी लगती है सर्वाधिक, कितनी लगती है, इसकी लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है, 464 किलोमीटर। और श्री गंगानगर की लगती है आपकी कितनी, 210 किलोमीटर। अब बात समझ में आई होगी यहाँ से। देखो अब मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आपकी यहाँ से समझना। देखो जो बाड़मेर जिला है इसकी लगती है 228 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर। लेकिन देखना, समझना। देखो मानो कि मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये मानो रेड क्लिफ रेखा थी। यहाँ पे आपका पड़ा श्री गंगानगर, यहाँ पे पड़ा आपका बीकानेर, यहाँ पर आपका जैसलमेर, और यहाँ पर आपको पड़ा बाड़मेर, फिर आपका ये पे जालौर पड़ जाता है और यहाँ पे ये खत्म हो गई। इधर से आपका ऊपर जाता है कौन सा, ये आपको पड़ जाता है हनुमानगढ़। लेकिन अब यहाँ से इस चीज़ को समझना कैसे। देखो यहाँ जो ये आपका श्री गंगानगर है ना, श्री गंगानगर, इसका जो जिला मुख्यालय वो आपका सबसे नज़दीक है, यानी कह सकते हैं सबसे नज़दीक यहाँ पर इसका जिला मुख्यालय टच में बिल्कुल। और बीकानेर का वो यहाँ पर है और बाकी आपका पड़ता है देखो इसका मध्य में, इसका भी मध्य में। अब समझ देखो सबसे नज़दीक तो इसका किसका, श्री गंगा, क्योंकि जिला मुख्यालय बिल्कुल टच में। और सबसे दूर है बीकानेर का बिल्कुल दूरी पे, बिल्कुल इधर आपका टच में, इधर जो आपका इधर वाला भाग है आपका चूर वाला, उससे टच में बिल्कुल इसका। और बल्कि इनका मध्य मध्य में सबसे नज़दीक तो आपका इसका पड़ता है श्री गंगानगर को, सबसे दूर पड़ता है आपका बीकानेर का जिला मुख्यालय। इसलिए सबसे दूरी पर जो स्थित है वो तो कौन सा है, बीकानेर, और सबसे नज़दीक वो कौन सा, श्री गंगानगर। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपकी कौन कौन से कितनी लंबाई लगती है, ये चीज़ आपको अब अच्छे से पता लग गई होगी यहाँ से। अब आपको समझ में आना चाहिए कि देखो जो टोटल लंबाई लगती है वो लगती है 1070 किलोमीटर। राइट, पाकिस्तान के लगते हैं कुल कितने जिले, 9 जिले, और राजस्थान के लगते हैं कुल कितने, 4 जिले। इतनी लंबाई इसकी। 17 अगस्त को इसको 17 अगस्त, देखो 17 अगस्त 1946 को इसको खींचा गया था। कब, 1947, सॉरी 46 नहीं, 1947 को इसको खींचा गया था इस रेड क्लिफ रेखा को। चलिए यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन जाएगा। चलिए देखो मैंने आपको कितना समझा दिया एक ही प्रश्न में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, लूनी नदी के उत्तर में दक्षिण की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। देखो अब आपका पहला जो प्रश्न आता है वो आता है बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश आता है। बांगड़ प्रदेश देखो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके डूंगरपुर को। डूंगरपुर का जो इलाका उसे कहा जाता है बांगड़ प्रदेश। उसके बाद आपका आता है देखो शेखावाटी, ये कहा जाता है आपके सीकर के क्षेत्र को, सीकर का उस पास क्षेत्र है इसको। गिरवा आपको पता है किसको, उदयपुर को कहा जाता है। अब आपका बचा क्या, लूनी नदी, मेरवाड़ा। आपकी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मेरवाड़ा। क्योंकि लूनी नदी निकलती अजमेर की नाग पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है आपकी, अजमेर की नाग पहाड़ी से। तो इसी को कहा जाता है मेरवाड़ा। अजमेर को क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो बागड़ कहा जाता है डूंगरपुर को, शेखावाटी सीकर को, और गिरवा कहा जाता है उदयपुर को। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न, कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत बालू का प्रदेश क्या कहलाता। देखो कच्छ की जो खाड़ी आपकी वो शायद हम कह सकते हैं वो आपकी पड़ती है वो हमें गुजरात में। कहाँ पड़ती है,
गुजरात में आपकी पड़ती है। लेकिन अब आपसे पूछा रहा है कि कच्ची खाड़ी से बीकानेर तक जो विस्तृत बालू का प्रदेश है उस क्या कहलाता है? महान मरुभूमि, लघु मरुभूमि, अर्धशुष्क प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। ये तो हो नहीं सकता। तो देखिए वो कहलाता है आपका लघु मरुस्थल। क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लघु मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है। तो कच्छ की जो खाड़ी और बीकानेर तक के जो विस्तृत भाग को उसको कहा जाता है लघु मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर से नंबर आता है आपका 24। देखिए बालू का स्तूप से मुक्त अनावृत चट्टानी भूभाग राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बालू का स्तूप से मुक्त अनावृति चट्टान भूभाग राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। बाड़मेर जैसलमेर में, सिरोही गंगानगर में, हनुमानगढ़ बीकानेर में या जैसलमेर बीकानेर में? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा, देखो जो बालू का स्तूप से जो मुक्त भूभागी चट्टान अनावृत, देखो बालू का सिरोही में नहीं पाया जाता बालू का स्तूप, इधर आपके हनुमानगढ़ में नहीं पाए जाते, इधर आपके देखो बीकानेर में भी नहीं पाए जाते। आपके पाए जाते हैं, आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो आप क्रॉस से भी काट सकते हो। आपको देखो सिरोही में नहीं है, मरुस्थल तो सिरोही में नहीं पाया जाता, इधर हनुमानगढ़ में, दो जिलों तो आपके हो गए नहीं पाया जाता। अब कन्फ्यूजन फर्स्ट में और आपके अंतिम क्वेश्चन में कन्फ्यूज होनी चाहिए कि देखो इधर आपके बीकानेर नहीं है, इधर आप बाड़मेर सर्वाधिक मरुस्थल इन दोनों जिलों में, इसलिए आपका आंसर भी यही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, राजस्थान में देखो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये क्वेश्चन में रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। देखो पहला हिंदूमल कोट से सागड़ तक, कोणा गांव से लेकर सागड़ तक, हिंदूमल कोट से बाकासर गांव तक, या इनमें से कोई? ये तो होगा नहीं। अब देखिएगा इसमें आपसे पूछ जा रहा कि इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का क्या होगा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ से कहाँ तक है? देखो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान वो हिंदूमल कोट से बाकासर गांव तक है। कहाँ तक है? बाकासर गांव तक। हिंदूमल कोट आपका पड़ता है कहाँ? श्री गंगानगर। कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर में आपको यहाँ पड़ता है। और बाकासर गांव पड़ता है आपका कहाँ? बाड़मेर में। बाड़मेर में। लेकिन ध्यान रखना जो देखो साहगढ़ है ये भी बाड़मेर में पड़ता है, लेकिन ये इससे पहले पड़ जाता है बाड़मेर। अंतिम बिंदु आपका बाकासर गांव बाड़मेर का अंतिम बिंदु, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदूमल कोट से बाकासर तक गांव तक ये पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान देश में स्थान रखता है। तो आपको पता है कि प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 किलोमीटर है। ये तो रहा आपका किलोमीटर में। अगर यही मील में पूछ जाए तो 132 140 आप इसको बता सकते हो, 1,32,140 वर्ग मील, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो। चलिए प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि देखो अब इसका विस्तार समझिएगा। जब देखो 1 नवंबर, मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ को अच्छे से, 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था, यानी कि हम कैसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसमें क्षेत्रफल सबसे बड़ा नहीं। उससे पहले एमपी हुआ करता था, यानी कि 1 नवंबर 2002 से पहले राजस्थान से पहले सबसे बड़ा जो राज्य था क्षेत्रफल दृष्टि को एमपी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही एमपी से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब राजस्थान देश का प्रथम राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से बन गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा को निर्धारित किया जाता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का जो मानक समय रेखा है वो किस देशांतर को निर्धारित करती है? बताइए। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 75 डिग्री पूर्व देशांतर, 81 डिग्री पूर्व पश्चिमी देशांतर, या फिर 72 डिग्री पूर्व देशांतर। तो प्यारे साथ देखो इस चीज़ को एक बार समझ लीजिएगा। जो राजस्थान का जो मानक समय की, राजस्थान क्या बल्कि भारत का जो मानक समय रेखा वो लिया गया है नैनीताल से। कहाँ से लिया गया है? नैनीताल से लिया गया है। नैनीताल से लिया गया है, ध्यान रखना, नैनीताल से ये लिया गया है। और ये लिया गया है 82.5 डिग्री, कितने पे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको ध्यान रखना, नैनीताल से लिया गया है। ये भी आपको अच्छे से इलाहाबाद के नैनीताल से आपके लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ग्रीन विच रेखा वो आपको अच्छे से पता होगा, 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28। राजस्थान राज्य के किस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक रहता है? देखो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको, देखो ये आपका पड़ता, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको पड़ता है बांसवाड़ा, ये आपको पड़ता है डूंगरपुर, ये आपकी कर्क रेखा गई। तो सबसे नज़दीक पड़ता है आपको बांसवाड़ा, सबसे दूर पड़ता है आपका श्री गंगानगर। तो देखो सूर्य किरण सर्वाधिक सीधी तो यहाँ पर पड़ेंगी नीचे, यानी कि सीधी तो पड़ेंगी जस्ट जो पास में वहाँ पर, और तिरछी पड़ेंगी जो सबसे दूर है, यानी कि यहाँ पर दूर है, यहाँ पड़ेंगी तिरछी।
तो तिरछी किस्म पर श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। बस इतना सा ध्यान कॉमन सेंस लगा था। बांसवाड़ा हम देखो यहाँ तो पड़ जाएंगी, बांसवाड़ा में आपकी सीधी किरणें पड़ जाएंगी, कैसी पड़ जाएंगी, सीधी पड़ जाएंगी, और यहाँ पर आपकी तिरछी पड़ जाएंगी। बस ये इतना ध्यान रखना, बाकी इनमें तो आपको पढ़ता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों लगती है। देखो राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं, कितने जिले हैं, 2 जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय लगती है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होगा कि एक देश से दूसरे देश, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। जैसे देखो 2 जिले कौन कौन से, देखो एक आंख पड़ता है बाड़मेर और एक आंख पड़ता है कौन सा, श्रीगंगानगर। श्री जो गंगानगर है वो आपका क्या करता है, देखो जो बाड़मेर है इसकी जो सीमा लगती है ना, इसकी लगती है पाकिस्तान से प्लस गुजरात से, और जो श्रीगंगानगर इसकी लगती है पाकिस्तान प्लस आपकी लगती है पंजाब से, राइट। इसलिए देखो ये 2 जिले हैं जो श्रीगंगानगर और आपका बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा बाड़मेर ही है, बीकानेर श्रीगंगानगर नहीं दे रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ध्यान रखना ये भी इसमें होता है, 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस जिले में पड़ती हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं, तो इसका भी आंसर आपको सीधा पता होगा। अभी मैंने आपको जैसे कर्क रेखा बारे में बताया था, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर है आपका बी हो जाएगा, बांसवाड़ा में सीधी पड़ती हैं, श्रीगंगानगर में तिरछी पड़ती हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। देखिए 31 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। देखो ये सबसे बेस्ट और गजब का क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो गुजरात जो राज्य है उसकी सीमा कितने राज्यों से, सॉरी गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। तो प्यारे साथी वो लगती है 6। कितने जिले हैं वो, 6 जिले हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखो मैं आपको समझा दूँ कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से गुजरात के जिले राजस्थान से लगते हैं। देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ गुजरात के जिले, गुजरात के 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले। अब वो है कौन कौन से, वो मैं आपको एक बार काउंट करवा देता हूँ। देखो आपका जो फर्स्ट जो जिला आता है, देखिएगा एक बार, आपका जो फर्स्ट जो जिला आता है, फर्स्ट यानी कि पहला जो जिला आता है वो आता है आपका कच्छ। यानी कौन सा आता है, कच्छ आता है, जिसको हम भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम भुज कहते हैं। दूसरा जो जिला आता है आपका, देखो ये फर्स्ट रहा, दूसरा जो जिला आता है वो आता है बनासकांठा। कौन सा आता है, बनासकांठा, बनासकांठा या कांठा कहा जाता है इसको। दूसरा तीसरे नंबर का जो आता है वो आता है आपका साबरकांठा। कौन सा आता है, साबरकांठा, राइट। अब आपके पास आता है चौथा जो जिला आता है आपके पास, वो आता है कौन सा, अरावली। कौन सा आता है, अरावली, राइट। ये मैं आपको गुजरात के बता रहा हूँ। पांचवा जो जिला आता है वो आता है महिसागर। कौन सा आता है, महिसागर, राइट। और आपका लास्ट और अंतिम आता है वो आता है दाहोद। कौन सा आता है, दाहोद। देखो ये जो आपके 6 जिले पड़ते हैं ये आपके गुजरात के जिले जो कि कितने लगते हैं, गुजरात के जिले जो कि राजस्थान से लगते हैं। अब टोटल जो लंबाई लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 1022 किलोमीटर की दूरी लगती है गुजरात की राजस्थान से। अब राजस्थान के भी 6 जिले लगते हैं। अब वो 6 जिले राजस्थान कौन से लगते हैं, देखो मैं यहीं पर आपको काउंट करवाऊंगा। देखो ध्यान रखना, जैसे मैं क्रम से बता रहा हूँ उस हिसाब से कक्ष किससे लगेगा ध्यान रखना। देखो कक्ष जो जिला है वो लगेगा बाड़मेर से, राइट। ये राजस्थान का पहला। दूसरा जो राजस्थान का वो लगता है राजस्थान का जालौर। देखो मैं वही हिसाब से क्रम से बता रहा हूँ, जैसे ऊपर लिखें जालौर। तीसरे नंबर का जो राजस्थान का लगता है वो लगता है आपका सिरोही। कौन सा लगता है, सिरोही। देखो उसी हिसाब से बता रहा हूँ, जिसका देखो कक्ष का जो बाड़मेर से लगता है, बनासकांठा जालौर से लगता है, साबरकांठा सिरोही से लगता है। जो अरावली है वो आपका लगता है उदयपुर से। कहाँ से लगता है, उदयपुर से लगता है। और आपका जो 5 नंबर का जो महिसागर है ये लगता है आपका डूंगरपुर से। कहाँ से लगता है, डूंगर, एक मिनट रुकिएगा, देखो ये लगता है आपका डूंगरपुर से। कहाँ से लगता है, डूंगरपुर से लगता है। और आपका जो 6 नंबर का वो है दाहोद, वो लगता है बांसवाड़ा से। कहाँ से लगता है, बांसवाड़ा से, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गए। देखो ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। देखो मैंने आपको 6 के 6 जिले लिख दिए, पाकिस्तान के कह सकते हैं हम, गुजरात के मैंने 6 जिले लिख दिए और ये 6 जिले, और मैंने राजस्थान के भी आपको 6 जिले लिख दिए। और जिनकी टोटल अगर राजस्थान से इसकी जो कितनी किलोमीटर सीमा तय करती है वो करती है 1022 किलोमीटर दूरी से राजस्थान जिले लगते हैं। चलिए
यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 32 नंबर का प्रश्न। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को क्लियर कर करके बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छी समझ में आ सके। देखिए राजस्थान राज्य को कितने भौतिक भागों में बांटा गया? बताइए राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? बताइए 4 या फिर आपके 6 या फिर 8 या 10। तो राजस्थान कुल कितने भौतिक भागों में बांटा गया? 4 भौतिक भागों में बांटा गया। अब वो कौन कौन से वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अवश्य बताना कमेंट बॉक्स में 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान में कौन कौन से। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता 33 नंबर। राजस्थान में कुवड़ पट्टी कहाँ है? देखो राजस्थान में कुवड़ पट्टी कहाँ? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, धौलपुर, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा। तो प्यारे साथी जो राजस्थान में जो कुवड़ पट्टी है वो अजमेर और नागौर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 34 नंबर का प्रश्न। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो वही 6 मिलती है। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से बताए थे आपको। देखो बताया था बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से लगती है। उधर इसके गुजरात वाले कौन कौन से लगते हैं? गुजरात एक तो कच्छ लगता है जिसको हम भुज भी कहते हैं, एक बनासकांठा लगता है, एक आपका साबरकांठा लगता है, एक आपका अरावली लगता है, एक आपको मई सागर, एक आपका दाहोद लगता है। टोटल लंबाई कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। ये आपको मैं बता चुका हूँ राइट। अगले क्वेश्चन से पहले वाले में चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपको 35 कि राज्य के सूक्ष्म मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखो आपको भौतिक विभाग की जो मरुस्थलीय भौतिक विभाग की विशेषता नहीं वो बताइए। न्यूनतम तापांतर, सूक्ष्म एवं विषम जलवायु, ढलान, उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिमी या फिर रेतीली बलुई मिट्टी। बताइए कौन सी नहीं है विशेषता? तो निम्नतम तापमान ये तो हो नहीं सकती क्योंकि निम्नतम तापमान तो होता वहाँ तो बहुत तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो। नहीं पूछिए। बाकी सूक्ष्म एवं विषम जलवायु होती है, ढलान एवं उत्तरी पूर्वी दक्षिण पश्चिम होता है और रेतीली बलुई मिट्टी तो होती है मरुस्थल में। लेकिन निम्न तापांतर नहीं बल्कि ज़्यादा तापांतर क्या होता है? तापांतर वहाँ पर अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा तापांतर होता है राइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर से नंबर आपका आता है 36। देखो 36 नंबर का प्रश्न ये भी बहुत अच्छा। देखो इसको मैं आपको बड़े क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो भाई वो लगती है 10 जिलों की। कितने लगती है? 10 जिलों की 16 किलोमीटर दूरी यानी 16 किलोमीटर लगती है। अब वो 10 जिले हैं कौन कौन से उसको समझ लीजिए। देखो पहले बता रहा हूँ मैं आपको एमपी के जिलों के बारे में बता रहा हूँ। देखो किसके बारे में बता रहा हूँ? एमपी के जो जिले हैं 10 वो बता रहा हूँ कौन कौन से। देखो आपका पहला जो जिला पड़ता है वो पड़ता है आपका कौन सा पड़ता है? देखो पहला जिला पड़ता है मुरैना। ध्यान से पढ़ना बाकी फिर मैं आपको शायद उसी के तुरंत उसके बताऊँ राजस्थान का। देखो ये पड़ता है मुरैना पहला जिला। दूसरा आपका पड़ता है मुरैना बाद श्योपुर। कौन सा पड़ता है? श्योपुर। फिर पड़ता है आपका तीसरा जो जिला पड़ता है वो पड़ता है आपका शिवपुरी। कौन सा पड़ता है? शिवपुरी। फिर आपका जो चौथा जिला पड़ता है वो आपका पड़ता है गुना। कौन सा पड़ता है? गुना। पांचवा जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका पांचवा राजगढ़। कौन सा पड़ता है? राजगढ़। छठा जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका आगर। आगरा नहीं है, आगर। ध्यान रखना आगरा नहीं है, आगर है। सातवां जो पड़ता है आपका वो पड़ता है रतलाम। रतलाम। देखो इसको आगर को ना एक इसके साथ मालवा और जोड़ा जाता है। मालवा, आगर, मालवा ऐसे भी इसको पढ़ा जाता है। बाकी इसको आगर ही पढ़ा जाता है। रतलाम। और 8वें नंबर का जो आपका पड़ता है वो पड़ता है मंदसौर। कौन सा पड़ता है? मंदसौर। फिर उसके बाद आपका जो 9 नंबर का पड़ता है वो पड़ता है नीमच। कौन सा पड़ता है? नीमच राइट। उसके बाद आपका जो अंतिम और 10वें नंबर का पड़ता है वो पड़ता है झाबुआ। कौन सा पड़ता है? झाबुआ। ये तो रहे प्यारे साथियों आपके एमपी के, यानी कि देखो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। लेकिन अब राजस्थान के कौन कौन से लगते हैं अब उनको पढ़ लीजिएगा। देखो मुरैना के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है धौलपुर की। देखो ध्यान से पढ़ना वो लगती है धौलपुर की। किसकी लगती है? धौलपुर की। उसके बाद जो लगती है करौली की सीमा लगती है श्योपुर से। करौली की जो सीमा लगती है देखो इनका यही क्रम होता है इनको याद करने का भी। करौली। उसके बाद आपका आता है सवाई माधोपुर की लगती है शिवपुरी की। ध्यान रखना सवाई जो माधोपुर उसकी लगती है शिवपुरी से। उसके बाद आता है आपका कोटा। 2 बार कोटा की सीमा लगती है गुना से। ध्यान रखना कोटा की सीमा लगती है कोटा की 2 बार गुना के साथ। 2 बार लगती है क्योंकि
कोटा की 2 बार लगती है। उसके बाद आता है राजगढ़ 12, फिर आपका आता है झालावाड़, और फिर आपका आता है आपका झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। फिर उसके बाद आपका आता है 2 बार लगती है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ की भी 2 बार सीमा लगती है और कोटा की भी 2 बार लगती है। गुना के साथ 2 बार लगती है, इधर रतलाम के साथ 2 बार लगती है। उसके बाद आपका आता है भीलवाड़ा, मंदसौर साथ लगती है भीलवाड़ा की, राइट, भीलवाड़ा। उसके बाद नीमच साहब लगती है प्रतापगढ़, किसे लगती है? प्रतापगढ़, राइट। और उसके बाद आपका जो झाबुआ जिला इसकी लगती है बांसवाड़ा के साथ, किसे लगती है? बांसवाड़ा के साथ, राइट। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो आपकी जो लगती है वो लगती है बांसवाड़ा के साथ, किसकी लगती है? बांसवाड़ा के साथ। तो प्यारे साथियों देखो, ये चीज़ मैंने अब आपको बताई, ये चीज़ अब आपके अच्छे समझ में क्लियर हो जानी चाहिए। देखो 10 जिलों की सीमा लगती है एमपी से और 10 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान से। देखो झाबुआ लगती है बांसवाड़ा से, मैं इसको यहाँ लेता हूँ, लेकर नहीं जा रहा है यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ लगती है बांसवाड़ा की, राइट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट। देखो ये देखो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, ये तो एमपी के जिले हैं। बल्कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये आपके राजस्थान के जिले एमपी से लगते। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या, देखो ग्रीष्म ऋतु में राज्य में ग्रीष्म में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं लू। आपको सभी को पता है राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है वो लू कहलाती हैं। अब आपको आता है मावट क्या होता है? देखो जो शीत ऋतु में जो पश्चिम विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है शीत ऋतु में, उन्हें कहा जाता है मावट। इन्हीं को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि गोल्डन यानी स्वर्णिम बूंदे, गोल्डन ड्रॉप्स इनको कहा जाता है, स्वर्णिम बूंदे कहा जाता है। अब आती है भूवल्य क्या होता है? देखो भूवल्य होता है जो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी जो आंधी आती है, धूल भरी जो आंधी आती हैं उनको कहा जाता है, धूल भरी आंधियों को भूवल्य, ध्यान रखना, जिसको हम भभूड़ा भी कह सकते हैं। धूल भरी आंधियाँ जो आती हैं उनको कहा जाता है क्या? भूवल्य। अब होता है वरखान क्या होता है? तो कटी पट्टी पहाड़ी होती है उनको कहा जाता है वरखान, या फिर आप कह सकते हैं ये होते हैं जो कि जो अर्धचंद्राकार होते हैं जो मरुस्थल के आकार, उनको वरखान कहा जाता है। लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38। रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते क्या कहलाते हैं? देखो यही क्वेश्चन जस्ट मैं आपको बता रहा था, वो कहलाते हैं आपके क्या? वरखान कहलाते हैं। मैं बता रहा था ना, जो अर्धचंद्राकार टाइप होते हैं एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं उनको वरखान कहा जाता है। भूवल्य मैंने आपको बता दिया, लू मैंने आपको बता दी, मावट बता दी, वरखान आपको ये बता दी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो एक चीज़ और बता दो, वरखान है सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। आपसे अगर जिला पूछ ले कहाँ देखने को मिलते हैं तो आपके जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका 39 नंबर का प्रश्न। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखो सर्वाधिक जो बड़े जिले आपको पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिम, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जिले बहुत बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका आता है क्या? राजस्थान के उत्तरी पश्चिम मरुस्थल भाग का सामान्य ढाल किस ओर है? देखो जो राजस्थान में उत्तरी पश्चिम मरुस्थल उसका सामान्यतः ढाल किस ओर है, ये आपको इसमें बताना। बताइए, उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व एवं उत्तर से दक्षिण की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल जो भाग का जो ढलान है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न किसका विस्तार है? देखो राजस्थान में सर्वाधिक किसका विस्तार बताइए? मैदानी क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का, पर्वतीय क्षेत्र का। तो सभी को पता होगा, देखो राजस्थान में 60% से भी अधिक पर क्या मरुस्थल है, जो कि मैदानी भाग का होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस चीज़ को तो आपको पता ही लग रहा होगा, फिर पता होगा पहले से ही। चलिए 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब आप ये मत बोलना सर समझा नहीं रहे, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, वरना मैं हर एक क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। राजस्थान राज्य, देखो अपना अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? बताइए,
राजस्थान राज्य किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी राजस्थान बांगड़ या मध्य पहाड़ी क्षेत्र। तो देखिए जो 42 नंबर का प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो वो आपका पड़ता है कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों पानी कहाँ ले जाती हैं। देखो राजस्थान जो पूर्वी मैदानी भाग में जो नदियाँ बहती हैं वो अधिकांश अपना जल कहाँ ले जाती हैं, वो अपना जल अपने बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। देखो कैसे ले जाती हैं, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो राजस्थान का जो कह सकते हैं हम, देखो एक सेकेंड रुकिएगा। देखो राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार है, देखो ऐसे राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार से मानो ऐसे बना हुआ है, राइट, कुछ ऐसे परिवर्तित राजस्थान का मैप ऐसे बना हुआ है, राइट। अब देखना इस चीज़ को समझना है यहाँ से। अब जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो आपको मानी चंबल नदी। इस प्रकार चंबल नदी राजस्थान की बहती है, ये समझो। यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ निकल जाती है, राइट। उसके बाद देखो पूर्वी मैदान इधर ही पड़ता है, पूरब इधर, तो पूर्वी मैदान भी यही है। अधिकांश नल किधर ले जाती है नदियाँ, देखो ये चंबल नदी है, यहाँ से निकलती है आपकी बनास नदी, वो भी अपना चंबल नदी में मिला देती है, रामेश्वर नामक स्थान पर अपना जल इधर मिला देती है, सवाई माधव मिला देती है। वाकई बात अन्य नदी जो इसकी सहायक नदी वो भी जल इधर मिला देती है, ये भी अपना जल इसमें लाती हैं, और इसकी जो सहायक नदी चंबल की वो भी, और इधर से पार्वती वगैरह जो नदियाँ आती है, कोटा में मिल जाती, पार्वती, काली सिंध वगैरह जो माई वैसी नदी आती है सब इसमें मिल जाती हैं। ये जो चंबल नदी जो अपना जल मिला देती है यमुना में, किसमें मिला देती है, यमुना नदी में, और यमुना नदी अपना जल मिला देती है किसमें, वो मिला दी है यमुना नदी गंगा नदी में, और गंगा नदी कहाँ ले जाती है जल को, बंगाल की खाड़ी में, समझे अब। यानी कि कह सकते हैं जो पार्वती जो नदी, क्वेश्चन आया था, जो पार्वती नदी अपना जल किसकी खाड़ी में गिराती है, तो बंगाल खाड़ी में, क्योंकि पार्वती नदी मिलती है यहाँ चंबल में, चंबल मिलाती है यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा मिलाती है अपनी इसमें किसमें, बंगाल खाड़ी में। गंगा से पहले देखो इधर से असम से निकलती हुई एक नदी आती है, कौन सी नदी आती है, एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा निकल कर आती है, ऐसे दोनों जिस जगह मिलती हैं वहाँ पर इनको नाम हो जाता है पद्मा। ये भी चीज़ आपको मैं बता दूँ, पद्मा नदी जब राजस्थान का जो पद्मा नदी है वो जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, स्पेशल गंगा भी नहीं गिराती। तो लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नहीं तो आपकी देखो दक्षिण चीन सागर, ना ही आपको मन्नार खाड़ी, नहीं आपका अरब सागर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। मालखेत की पहाड़ी राजस्थान किस जिले में क्षेत्र में स्थित है, तो आपको पता होगा ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। मैं आपको बहुत देर पहले बता चुका हूँ। मालखेत पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर में। कहाँ पर है, सीकर जिले में स्थित। देखो हाड़ो क्षेत्र में कोटा आता है, मेवा क्षेत्र में अलवर भरतपुर आता है, बागड़ क्षेत्र में आपका दक्षिणी इलाका आता है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में सीकर चूरू झुंझुनू। आज प्यार साथी देखो यहाँ पर हमने कुल 44 प्रश्न अब तक कर लिए हैं। अगर आपका देखो पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन देखो अभी तक भी अगर आपने अभी तक भी एक भी वीडियो आपने नहीं देखा, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसकी लिंक देखो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी, सभी वीडियो वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो पर आपसे चाहिए 50 लाइक। कितने चाहिए, 50 लाइक। आज की वीडियो आप अच्छा रेस्पॉन्स रहना चाहिए। कल की वीडियो में आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऐसी आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपको इतनी एनालाइज के बाद कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन पर डे में आपको क्लियर करवाता हूँ। और इसी तरह आपको रोज़ ही टेस्ट देखने को मिलेंगे, प्रत्येक 45% टेस्ट में होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सभी जो तैयारी करना चाहते हो, देखो साइकोलॉजी का अगर आप तैयारी करना चाहते हो, हिंदी की आप अगर तैयारी करना चाहते हो, और आप देखो और आप इसमें जीके तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप इन सभी के बाद मैथ की भी आप तैयारी करना चाहते हो, तो प्यारे साथियों आपसे बस एक ही बात ध्यान रखना, इस पे जो मैथ पढ़ाई जाएगी बिना सूत्र और बिना एक्स और बिना सूत्र के यहाँ पर मैथ को पढ़ाया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो 1 मार्च से आपकी सारी क्लासें चला दी जाएंगी। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो, नहीं रहा तो क्लासें नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आप क्लासें बहुत जल्दी बड़े शानदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से चला दी जाएंगी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं एक और बार। देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के भैंसोगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक के पठारी भाग को रियासती काल में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो जो चित्तौड़गढ़ में जो भैंसरोडगढ़ है और भीलवाड़ा में जो बिजौलिया, उनके जो मध्य जो पठारी भाग है उसको रियासती काल में यानी प्राचीन समय में क्या कहा जाता, लसाड़िया, बोराट, मगरा या ऊपरमाल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 का राइट आंसर उसे कहा जाता, देखो वो कहा जाता ऊपरमाल। ऑप्शन नंबर
डी आपका राइट है। बिजोलिया और भैंसोगढ़ जो मध्य जो स्थान था उसे ऊपर माल कहते थे। देखो आपको मैंने बताया था कि लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ में, आपको बौराट का पठार आपका कहाँ पर है आपको बताया था मैंने, ये आपको उदयपुर साइड में स्थित है। और आपको मगरा उदयपुर में, और ये कहाँ पर आपका ऊपर माल का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में, सॉरी चित्तौड़गढ़ और बीसरोड़गढ़ के मध्य जो स्थित है भीलवाड़ा उसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो प्यार साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का टारगेट आपसे 50 लाइक का होता है, देखो आप कितने लाइक इस पर करवाते हो। तो प्यार साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।